कार्य तथा ऊर्जा अध्याय 4। इसमें हम लोग कार्य के बारे में पढ़ेंगे और ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कार्य है तो कार्य का ही रूपांतरित रूप होता है ऊर्जा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि कार्य क्या होता है। तो कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर कोई इंसान है तो उसे कार्य करने के लिए भोजन की ज़रूरत पड़ेगी, या कोई जानवर है तो उसे भी कोई कार्य करना होगा तो उसे भी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। सभी प्रकार के जीवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरह से अगर मशीन भी कार्य करती है तो मशीन को भी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, जो ईंधन से प्राप्त करती है। मशीन को ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होता है। कठोर कार्य करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं, यानी कि हम कुछ कठोर कार्य करते हैं लेकिन फिर भी कार्य नहीं होता है। सभी प्रक्रियाओं जैसे कि लिखना, पढ़ना, चित्र बनाना, सोचना, विचार विमर्श करना आदि में ऊर्जा व्यय होती है, लेकिन वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार इनमें बहुत थोड़ा सा नगण्य कार्य हुआ, अर्थात कार्य नहीं हुआ। भले ही आप कार्य करें, पढ़ने का कार्य, लेकिन विज्ञान की भाषा में इसे कार्य नहीं कहेंगे। उदाहरण देखते हैं। एक व्यक्ति किसी दीवार या चट्टान को धकेलने में पूर्णतः थक जाता है, लेकिन दीवार के न हिलने के कारण कोई कार्य नहीं होता है। अगर दीवार को धक्का लगा रहा है, दीवार को धक्का लगाते समय अगर दीवार थोड़ी भी अपने जगह से न हिले तो किया गया कार्य 0 होगा, अर्थात यहाँ पे कोई कार्य नहीं होगा। कोई कार्य नहीं होगा। और इसी तरह से अगर एक बड़े चट्टान को आप धक्का लगा रहे हो, चट्टान अपने जगह से हिल भी नहीं रही है या अपने स्थान से थोड़ी भी विस्थापित नहीं हुई, तो यहाँ पे किया गया कार्य 0, अर्थात कोई कार्य नहीं हुआ। अगर एक व्यक्ति भारी सूटकेस लेकर के बिना हिले डुले खड़े, भले ही वह थक जाए लेकिन स्थिर होने के कारण उसे कोई कार्य नहीं किया, अर्थात उसने थोड़ा सा भी चला भी नहीं, अर्थात किया गया कार्य 0 होगा। कार्य किया जाता है। अब कार्य बताया जा रहा है कि कार्य कब कहलाएगा कि कार्य हुआ है, तो जब एक चलती हुई वस्तु विराम अवस्था में आ जाए। वस्तु चल रही है और चलते चलते कहीं रुक जाए तो इसे कहेंगे कि कार्य हुआ है। या एक वस्तु रुकी हुई है और चलना शुरू कर दे तब भी कार्य होगा। एक गतिमान वस्तु का वेग परिवर्तन हो रहा है, गतिमान वस्तु है उसका वेग में परिवर्तन हो रहा है, तब भी कार्य होगा। और एक वस्तु का आकार परिवर्तन हो जाए तो कहेंगे कि कार्य हुआ है। कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना। कार्य किया जाता है जब एक वस्तु में गति उत्पन्न होता है। कार्य किया जाता है जब एक बल वस्तु में गति उत्पन्न कर देता है, अर्थात कार्य किया जाता है जब किसी वस्तु को बल लगाया जाता है और वस्तु बल के प्रभाव से गतिशील हो जाती है, अर्थात विस्थापित हो जाती है। तो मान लीजिए कि एक ये पत्थर का ये कोई गाड़ी ले लेते हैं, बच्चा की गाड़ी होती है, इसे खींच रहा है और खींच करके कुछ देर बाद ये इसे यहाँ पे ला दे बल लगा करके, तो यहाँ से इसका विस्थापन हुआ और इस पे बल F भी लगा। तो बल तथा अगर बल और बल की दिशा में विस्थापन हो जाए तो इसमें किया गया कार्य W होगा। W जो होता है W बराबर F/S, अर्थात बल लगा करके यश विस्थापित कर दिया गया तो इसमें कार्य हो गया। कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना जो होती है यही है।
अब कार्य करने की दशा जो होती है वस्तु पर बल लगना चाहिए और वस्तु को विस्थापित होना चाहिए। अर्थात कार्य तभी होगा जब वस्तु पे कोई ना कोई बल लगे और बल लगने के साथ साथ वस्तु को विस्थापित भी होना चाहिए, तब जा कर के कार्य होगा। दोस्तों, यह वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। कार्य की कुछ उदाहरण देख रहे हैं। कार्य कब हो रहा है तो इसका उदाहरण है, एक साइकिल सवार साइकिल में पैडल मार रहा है और व्यक्ति बोझे को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ले जा रहा है तो कार्य होगा। कार्य नहीं हो रहा है, जब कुली वजन लेकर खड़ा रहेगा तो कार्य नहीं होगा, और व्यक्ति दीवार पर बल लगा रहा है तो कार्य नहीं होगा। एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। एक गतिमान वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु पर लगे बल तथा वस्तु द्वारा बल की दिशा में किए गए कार्य के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात कार्य जो होगा बल और गुणते बल की दिशा में विस्थापन को कहते हैं कार्य। अर्थात कार्य को W से प्रदर्शित करें, बल को F से और विस्थापन को S से, तो W बराबर FS होगा। ये F बल लगा करके इस वस्तु को इसमें गति उत्पन्न कर करके अंतिम स्थिति यहाँ पे कर दिया गया, और इसका विस्थापन यस हो गया, तो इसमें किया गया कार्य FS होगा। कार्य का मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर होता है या जूल होता है। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर अथवा जूल, यानी कि F का मात्रक न्यूटन और S का मात्रक विस्थापन का मात्रक मीटर, तो कार्य का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर, अर्थात इसी को हम लोग कहते हैं, न्यूटन मीटर को कहते हैं जूल। तो एक जूल की अगर परिभाषा देनी हो तो जब एक बल वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर देता है तो 1 जूल कार्य होता है। एक बल यानी कि 1 न्यूटन का बल लगाकर यदि वस्तु को 1 मीटर विस्थापित कर दिया जाए तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। अर्थात नीचे से 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणते 1 मीटर, या 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होगा। कार्य का परिणाम निम्न दशाओं पर निर्भर करता है, यानी कि उनके कोण पर जो निर्भर करता है कार्य का मान। बल का परिणाम, ज़्यादा बल लगाने से ज़्यादा कार्य किया जाएगा, कम बल लगाएंगे किसी वस्तु पे तो कार्य कम किया जाएगा। विस्थापन समझते हैं, विस्थापन पे क्या प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा विस्थापन होगा तो किया गया कार्य भी ज़्यादा होगा, कम विस्थापन हो गया तो किया गया कार्य कम होगा। जैसे कि मान लीजिए कि 2 न्यूटन का बल लगा के आप 5 मीटर विस्थापित कर रहे हैं तो किया गया कार्य 2 × 10 जूल, और यहीं पे 2 न्यूटन का बल लगा करके 6 मीटर विस्थापित कर दिए तो यहाँ पे किया गया कार्य 12 जूल हो गया। अर्थात जो है यश का मान बढ़ाने से कार्य का मान भी बढ़ जाता है, अर्थात जूल का मान बढ़ जाएगा। विस्थापन कम होगा तो कम कार्य होगा। और देखते हैं धनात्मक और ऋणात्मक तथा शून्य कार्य क्या होता है। एक बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। कार्य धनात्मक कब होगा तो जब बल वस्तु की गति की दिशा में लगाया जाता है, अर्थात बल को वस्तु की गति की दिशा में, जैसे लड़की है इस गाड़ी को खींच रही है अपने तरफ, तो बल अपनी तरफ लगा रही है और ये जो गाड़ी है ये भी इसी की तरफ आगे बढ़ रही है, तो ये जो धनात्मक कार्य होगा। ऋणात्मक कार्य तब होता है जब वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगाया जाता है,
यानी कि तब यह कार्य तब होगा जब वस्तु की गति की विपरीत दिशा में कोई बल लगाया जाता है, अर्थात 180 डिग्री के कोण पे आप बल लगा रहे हो आगे की तरफ और गति हो रहा है पीछे की तरफ, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। जैसे आप फुटबॉल पे किक मारेंगे तो ये गति आगे की तरफ होगा, लेकिन जो घर्षण बल होगा वो घर्षण बल इसमें पीछे की तरफ होगा। जो ज़मीन और फुटबॉल का घर्षण बल है इधर की तरफ होगा और ये फुटबॉल आगे की तरफ बढ़ेगा। कार्य शून्य होता है तो जब लगाया गया बल और गति की दिशा में 90 डिग्री का कोण होगा तो किया गया कार्य 0 होगा, अर्थात यफ यस कास 90। अगर ये 90 डिग्री का कोण हो जाए तो 90 डिग्री का मान 0, अतः ये पूरे यफ के मान को 0 कर देगा। यफ बराबर हो जाएगा 0। तो 90 डिग्री का कोण होगा, जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गोलीय पथ में गति करता है। यहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्व बल चंद्रमा की गति की दिशा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, अतः किया गया कार्य शून्य होगा। ये देखिएगा गति इधर की तरफ हो रही है और बल नीचे की तरफ लग रहा है। ये नीचे की तरफ बल है, नीचे की तरफ पृथ्वी है जो जी का मान अपनी तरफ खींचता है नीचे की तरफ, और एक गति इधर की तरफ हो रही है, तो इनके बीच जो कोण बना 90 डिग्री, अतः इस पे किया गया कार्य 0 होगा। 90 डिग्री पे किया गया कार्य 0 होता है। ऋणात्मक चिन्ह आए तो इसका मतलब समझना गुरुत्वीय बल के विपरीत कार्य हो रहा है, और धनात्मक चिन्ह आए तो गुरुत्वीय बल की दिशा में कार्य हो रहा है। अब एक क्वेश्चन है, सवाल है यहाँ पे, एक कुली 15 किलो का बोझ लेकर जमीन से ऊपर 1.5 मीटर अपने सिर पर रखता है और उसे लेके जाता है, उसके द्वारा बोझ पर किया गया कार्य की परिकल्पना कीजिए। तो 15 किलो का द्रव्यमान का वस्तु है, विस्थापन 1.5 मीटर हो रहा है, तो किया गया कार्य W बराबर एफ एस होता है। तो एफ बराबर एम जी होता है, एफ बराबर एम जी होता है। तो एफ बराबर जो ये 15 गुणते 10 गुणते 1.5, यानी कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान हो गया, 10 त्वरण हो गया, गुरुत्वीय त्वरण हो गया, 1.5 आपका विस्थापन हो गया। तो आपस में गुणा करेंगे तो 225 किलोमीटर प्रति सेकेंड किया गया। 225 जूल होगा। ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा का विशालतम स्रोत है। अगर पूछता है आपसे कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। कुछ ऊर्जा परमाणु के नाभिकीय पृथ्वी के आंतरिक भाग तथा ज्वार भाटा से भी प्राप्त होता है, लेकिन अधिकतर ऊर्जा जो होता है सूर्य से ही उत्पन्न किया जाता है। अब देखते हैं ऊर्जा की परिभाषा। ऊर्जा क्या होता है? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में निहित ऊर्जा उस वस्तु द्वारा किए जाने वाले कार्य के बराबर होता है। किसी भी वस्तु में अगर ऊर्जा निहित है तो उसमें किए जाने वाले कार्य के बराबर होता है। कार्य करने वाली वस्तु में ऊर्जा की हानि होती है तथा जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। और ऊर्जा जो होती है एक अदिश राशि है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊर्जा कैसी राशि है, तो ऊर्जा तथा कार्य दोनों ही अदिश राशि है, अदिश राशि है। ऊर्जा का मात्रक एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है, जिस तरह से कार्य को अर्थात कार्य ही ऊर्जा है। ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक किलो जूल है, तो 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल होता है। 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल है। तो ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का मुख्य रूप है, मुख्य ऊर्जा के रूप जो है जैसे गतिज ऊर्जा होता है उसमें ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा,
प्रकाशीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा ये ऊर्जा के प्रमुख रूप हैं। हम लोग पढ़ते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु की गति ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गति या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। आते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या होता है? तो किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा के उदाहरण जैसे कि गतिशील कंक्रीट बाल में गतिज ऊर्जा होता है। बहता हुआ पानी है, उसमें भी गतिज ऊर्जा है। एक गतिशील गोली है, उसमें गतिज ऊर्जा है। बहती हुई हवा में गतिज ऊर्जा, एक गतिशील कार, एक दौड़ता हुआ खिलाड़ी, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हवाई जहाज, इन सब में गतिशील ऊर्जा होती है। गति करते हुए जैसे एक बॉल है, बॉल स्टंप से टकराती है, गति के कारण स्टंप को नीचे गिरा देती है गति होने के कारण, और ये गिल्लियाँ बिखर जाती हैं। गतिज ऊर्जा के द्रव्यमान तथा वस्तु के वेग के समानुपाती होता है। जो गतिज ऊर्जा होता है वस्तु के द्रव्यमान यम तथा उसमें उत्पन्न वेग भी के समानुपाती होता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र: अगर यम द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान वेग u से गतिशील है तथा वस्तु पर एक नियत बल F विस्थापित कर दिया, F विस्थापन की दिशा में लगाता है और वस्तु s दूरी विस्थापित हो जाता है, इसे वेग u से भी हो जाता है, तब त्वरण a उत्पन्न होता है। अर्थात किया गया कार्य W बराबर Fs, समीकरण नंबर 1, और F बराबर ma होता है। तो ये गति के तीसरे समीकरण के अनुसार भी u s तथा a में संबंध v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as गति का तीसरा समीकरण है। यहाँ से समझते हैं तो यस बराबर क्या हो जाएगा? तो यस बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा में 2a, ये हो जाएगा। यस को यहीं पर रहने देते हैं तथा 2a को इसके नीचे भेज देते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर के। तो समीकरण 2 तथा समीकरण नंबर 3 से 2 और 3 से यफ तथा यस का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 2 तथा 3 में यफ तथा यस का मान समीकरण 1 में रखने पर देखते हैं W बराबर जो होगा यफ की जगह ma और यस की जगह v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा में 2a। तो यम a v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा में 2a बराबर हो जाएगा 1/2। ये 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो 1/2 और यम 1/2 यम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और a से a को काट देते हैं। तो यदि वस्तु विराम अवस्था से चलना शुरू करती है तो u बराबर 0। फिर से समझते हैं। W बराबर यफ की जगह हम ले लेते हैं, यफ की जगह ma रखते हैं, तो ma इंटू यस की जगह रखेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा में 2a, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा में 2a। a से a को काट दीजिए तो बचा क्या? यम 1/2, ये 2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 यम और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यदि u बराबर 0 हो तब हम कह सकते हैं u बराबर अगर 0 रख दें तो 1/2 यम v स्क्वायर, यही होगा गतिज ऊर्जा। अर्थात गतिज ऊर्जा नीचे हो जाएगा W बराबर 1/2 यम v स्क्वायर, क्योंकि u स्क्वायर बराबर 0 रख दिया है। प्रारंभिक ऊर्जा प्रारंभिक जो वेग होगा 0 होता है शुरू में,
जब अभी गति नहीं स्टार्ट होगा, तो इसलिए यू का मान 0 रख दिए। अब इस पे एक सवाल करते हैं। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकेंड की एक समान त्वरण से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए सबसे पहले वस्तु का द्रव्यमान 15 किलोग्राम है। अब वस्तु का वेग v बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड है और गतिज ऊर्जा पूछ रहा है ई के, किनेटिक एनर्जी ई बराबर पूछ रहा है ई के बराबर। तो 1/2 mv² फार्मूला हो जाएगा। 1/2 यम का मान 15 रख देते हैं और भी का मान 4, v² है इसलिए इसको डबल लिख देते हैं। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, 120 आएगा। ये 2 दूना के 4 और 2 चौको 8 और 15 आठे 120 जूल आंसर, अर्थात गतिज ऊर्जा जो होगा 120 जूल होगा। अब स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? तो किसी वस्तु के स्थिति या इसके आकार में परिवर्तन के कारण कार्य करने की क्षमता होती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण, बांध में जमा किया गया पानी। बांध में अगर बांध है, बांध का मतलब ऐसे समझिए, ये यहाँ पे पानी स्टोर करके इसमें रखा गया, एक तालाब जैसा हो गया मान लीजिए कि। तो बांध में स्टोर किया गया पानी यह पृथ्वी की ऊंची स्थिति के कारण टरबाइन को घुमा सकते हैं, जिससे विद्युत उत्पन्न होता है। तो बाद में जो पानी स्टोर करके रखा जाए, इसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। खिलौने के कार की कसी हुई स्प्रिंग, इसमें भी जो है स्थितिज ऊर्जा होता है। धनुष की तनी डोरी में स्थितिज ऊर्जा होता है। धनुष की आकृति में परिवर्तन के कारण उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा तीर छोड़ते समय तीर की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसको चित्र के माध्यम से भी समझते हैं। ये समझिएगा, स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग में ये कसी हुई स्प्रिंग है, यानी कि कसी हुई स्प्रिंग में जो स्प्रिंग के कड़े पास है, इसी को अगर थोड़ा सा ढीला कर दें, स्प्रिंग को खोलेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, इसका आकार कुछ बड़ा हो जाएगा, स्प्रिंग का आकार बड़ा हो जाएगा। तो इसमें जो इसके स्थिति के कारण कुछ ऊर्जा थी, खोलने पे जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। तनी हुई डोरी देखिएगा, इसमें तनी हुई डोरी में ये स्थितिज ऊर्जा है और जैसे ही तीर को छोड़ते हैं ये स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलकर आगे बढ़ जाती है। तो स्थित ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। तो पहला, स्थितिज ऊर्जा को द्रव्यमान प्रभावित करेगा, गुरुत्वीय त्वरण जी प्रभावित करेगा और ऊंचाई यच या चली गई दूरी प्रभावित करेगी। वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा हो तो स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। वस्तु का द्रव्यमान यदि कम हो तो स्थितिज ऊर्जा का मान कम होगा, क्योंकि जो स्थितिज ऊर्जा का मान है द्रव्यमान यम पे निर्भर करता है। पृथ्वी तल से ऊंचाई पर भी स्थितिज ऊर्जा का मान निर्भर करता है। तो पी समानुपाते यच, पी समानुपाते यच अर्थात ऊंचाई के समानुपाती। ऊंचाई बढ़ाएंगे, वस्तु की पृथ्वी तल से ऊंचाई ज़्यादा होती है तो इसी स्थितिज ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है, और ऊंचाई कम होती है तो स्थितिज ऊर्जा का मान कम होता है। आकार में परिवर्तन, वस्तु में जितना ज़्यादा खिंचाव या ऐंठन या झुकाव होगा उतना ही स्थितिज ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा। किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, यदि यम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी के ऊपर यच ऊंचाई तक उठाया जाता है तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी यम जी नीचे की ओर कार्य करता है। वस्तु को उठाने के लिए गुरुत्वीय बल के विपरीत कार्य किया जाता है, अर्थात W बराबर बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन, अर्थात यम जी जो बल होगा ऊपर की तरफ लगाया जाएगा, यम जी हो जाएगा बल, यम और गुरुत्वीय त्वरण जी बल, और विस्थापन यच ऊंचाई तक आप इसे उठा रहे हैं बल लगा करके, तो ये हो जाएगा यम जी यच। किए गए कार्य वस्तु की
गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला हो जाएगा EP बराबर mgh, अर्थात जी गुरुत्वीय त्वरण है, जहाँ पे जी गुरुत्वीय त्वरण है इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर 10 सवाल इस पे देखते हैं, अगर 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो फार्मूला आ जाएगा mgh, m का मान 10 किलोग्राम, m का मान 10 किलोग्राम, g का मान या h का मान 6 और g का मान 10 गुणा कर देते हैं तो ये 600 जूल हो जाएगा, अर्थात वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो होगी 600 जूल होगी। ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा के एक रूप से ऊर्जा के दूसरे रूप में परिवर्तन को ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। एक निश्चित ऊंचाई तक एक पत्थर में स्थित ऊर्जा होती है। जब यह नीचे गिराया जाता है तो जैसे जैसे ऊंचाई कम होती जाती है वैसे वैसे पत्थर की स्थितिज ऊर्जा कम होती है, लेकिन कि गिरते पत्थर का वेग बढ़ने के कारण पत्थर की गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, और जैसे पत्थर जमीन पर पहुंचता है इसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है और गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है। इस प्रकार सारी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, पर बिजली घर में पानी की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है तथा बाद में विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तापीय विद्युतीय घर में कोयला के रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यही ऊष्मा ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। पौधे के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान सौर प्रकाश का उपयोग भोजन की रासायनिक ऊर्जा बनाने में करते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम, जब ऊर्जा एक रूप से ऊर्जा के दूसरे रूप में रूपांतरित होती है तो कुल ऊर्जा की मात्रा अचर रहती है, अर्थात ऊर्जा की न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही विनाश। ये पॉइंट याद रखना है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जाती है और न ही तो ऊर्जा का विनाश किया जाता है। हालांकि ऊर्जा का रूपांतरण के दौरान कुछ ऊर्जा बेकार हो जाती है, उसमें ऊर्जा में या ध्वनि ऊर्जा के रूप में निकल जाती है, लेकिन निकाय की कुल ऊर्जा जो है अपरिवर्तित रहती है। किसी भी निकाय की संपूर्ण ऊर्जा नियत रहती है, अर्थात ऊर्जा का न तो ह्रास होता है ना ही उत्पन्न की जा सकती ऊर्जा का। एक वस्तु के पतन के समय ऊर्जा का संरक्षण, तो यम द्रव्यमान का वस्तु यह ऊंचाई तक स्थितिज ऊर्जा mgh हो जाएगा, और जैसे वस्तु के नीचे गिरते हैं ऊंचाई h घटती है और स्थितिज ऊर्जा भी घटती है। ऊंचाई h पर गतिज ऊर्जा शून्य थी, ऊंचाई h पर गतिज ऊर्जा यहाँ पे शून्य थी, लेकिन वस्तु के नीचे गिरते समय यह बढ़ती जाती है, यानी कि जैसे जैसे वस्तु नीचे जाएगी इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती जाएगी और नीचे आने पर सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी। मुक्त पतन के समय किसी भी बिंदु पर स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग समान रहता है। ध्यान देना, जब मुक्त रूप से कोई वस्तु नीचे आ रही हो तो उसकी स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा का योग स्थिर रहता है, यानी कि 1/mv² प्लस mg², mgh यह अचर होगा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर अचर। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर लें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम पढ़ते हैं शक्ति। कार्य करने की दर, जो कार्य करने की दर यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं, पावर में होता है शक्ति। तो किसी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं, अर्थात शक्ति P बराबर W/T, P बराबर W/T। P शक्ति है, W किया गया कार्य है और T समय है। तो शक्ति का मात्रक जो होगा SI मात्रक वाट होता है। शक्ति का वाट जो है SI मात्रक होता है वाट, या होता है जूल प्रति सेकेंड। कार्य का मात्रक जूल
और समय का मात्रक सेकेंड, इसलिए जूल प्रति सेकेंड या इसी को कहते हैं वाट। अर्थात 1 वाट बराबर 1 जूल बटा में 1 सेकेंड। तो जब 1 जूल कार्य करने के लिए 1 जूल कार्य 1 सेकेंड में होता है तो शक्ति 1 वाट होगी। औसत शक्ति तो किया गया कुल कार्य का उपयोग की गई ऊर्जा तथा लिया गया कुल समय को औसत शक्ति कहते हैं। विद्युत संधारित्रों की शक्ति। विद्युत उपकरणों के द्वारा विद्युत ऊर्जा को उपयोग करने की दर को विद्युत उपकरण की शक्ति कहते हैं। शक्ति के बड़े मात्रक जो होते हैं किलोवाट होता है, अर्थात 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है या 1000 जूल प्रति सेकेंड। 1 किलो का मतलब 1000। एक वस्तु 5 सेकेंड में 20 जूल कार्य करती है तो शक्ति होगा तब P बराबर W/T से W का मान 20 बटा में T का मान 5, तो 5 को 20 4 पावर जो हो जाएगा 4 वाट। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक, ये ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। ऊर्जा ज़्यादा मात्रा उपयोग होती है वहाँ पर उपयोग सुविधाजनक नहीं होता है। इसका ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट प्रति घंटा की दर से व्यय की जाती है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट 1000 वाट। घंटा 1 घंटा को अगर हम सेकेंड में बदलें तो 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। और ये जो है अगर इसको दशमलव के रूप में लिखें तो 3.6 × 10⁶ जूल प्रति से या जूल या 1 यूनिट ही बोलते हैं इसको। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल। ये सवाल बताऊं इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। चलिए एक लास्ट सवाल देखते हैं। 60 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में किया गया कार्य ऊर्जा की यूनिटों का परिकलन कीजिए। तब विद्युत की शक्ति जो होती है P बराबर 60 वाट है। 60 वाट तो 60 वाट बटा में 1000 किलोवाट बराबर 0.6 किलोवाट है। उपयोग किया गया समय T बराबर 6 घंटा। तो ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुणित लिया गया समय। तो ऊर्जा W बराबर शक्ति गुणित लिया गया समय। तो 0.6 किलोवाट गुणित 6 यानी कि 0.6 यूनिट खर्च की गई। अर्थात P बराबर होता है W बटा में T। तो W बराबर क्या हो जाएगा PT हो जाएगा। और इसी फार्मूले पे ये सवाल लग गया। धन्यवाद।